Hello and welcome to Major HS Kelsey's Balding Academy. I am Samir Singhal, your GS mentor, and today we are going to discuss the history PYQs of the CDS exam of 2026, the first paper. So guys, इस बार एग्जाम में हमें काफी कुछ सरप्राइज देखने को मिले, काफी अच्छे क्वेश्चंस हमें हिस्ट्री में देखने को मिले. एज पर द स्टैंडर्ड्स जो प्रोपोर्शन रहा क्वेश्चंस का वो तो वही रहा जो हम हमेशा से डिस्कस करते आए हैं. There were 20 questions from history, 20 questions from the geography part. And आज जब हम इस सेशन में हिस्ट्री पर डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे that which portions were basically asked from you and the type of questions, and we will also see that on which particular type of questions we need to focus so that we can have the better exam in the second one. इस बार अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ रहा है तो अगली बार के लिए बहुत अच्छे से हमें तैयार रहना है. मैं तो यही चाहता हूं इस बार ही हो जाए, बट फॉर द बेटर वन देयर इज ऑलवेज अ सेकंड चांस. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट वन. सो बेसिकली लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पेपर ऑफ सीडीएस एंड लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो अगर हम देखें तो आप लोगों को दिखा होगा कि पहला क्वेश्चन जो है वो है दैट स्वामी विवेकानंद स्पीच इन The World Parliament of Religions at Chicago in 1893 opened with which of the following words? तो यार हमने जब भी सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स पर बात करी है तो मैं आपको ये भी बताता चलूंगा कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जिस पर थोड़ा फोकस यहाँ पे हमें देखने को मिला. तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम द सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स, एंड इन दैट पर्टिकुलर थिंग यहाँ पर जो क्वेश्चन इस बार पूछा गया है दैट इज फ्रॉम दी स्वामी विवेकानंद जी. स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पूछा गया कि वो 1893 में शिकागो में अमेरिका में एक वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट को अटेंड करने या कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए गए थे, जहां पर उनको लास्ट चांस दिया गया बोलने का. और जब वो बोले तो उनके बोलने पर वहां पर आए 7000 अटेंडीज जो हैं वो एक साथ खड़े हो गए और स्टैंडिंग ओवेशन में वो ताली बजाने लगे और कई मिनटों तक और कई मिनट्स तक उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के लिए तालियां बजाई. सो द क्वेश्चन वाज आस्क्ड, वहां पे सवाल ये नहीं पूछा कि कौन से ईयर में गए थे, वहां सवाल ये नहीं पूछा कौन से देश में गए थे. सवाल देखो कितना अच्छा है, क्या उन्होंने कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया, विद विच वर्ड्स ही स्टार्टेड द स्पीच. सो गाइज इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो आपका आंसर क्या होगा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका. द पॉइंट इज यहाँ पे कई दोस्तों को, कई कैंडिडेट्स को ये दिक्कत हुई होगी कि वो सी ऑप्शन के साथ थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस वाज द स्टेटमेंट और दिस वर द इनॉग्रेटिंग वर्ड्स दैट वर यूज्ड बाय मिस्टर स्वामी विवेकानंद जी इन दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस, एंड ही स्टार्टेड विद सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका. जहां उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था वहां पर उनके लिए 7000 लोग एक साथ खड़े हो गए उनके लिए तालियां बजाने के लिए, केवल इन शब्दों को कहने भर से. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट. मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट में अगर हम देखें तो सोशल एंड रिलीजियस जो हमारे मूवमेंट्स हैं वहां से ये सवाल हमें देखने को मिलता है. स्वामी विवेकानंद जी ने कौन से मिशन की शुरुआत करी थी, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करी थी. एंड इस मिशन में अगर बात करते हैं तो इनके जो टीचर थे वो कौन थे, वो थे रामकृष्ण परमहंस जी. ठीक है, तो इनको भी याद रखिएगा. आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं. आई होप दिस क्वेश्चन वाज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड इट वाज, मैं कहूंगा कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है तो इट वाज इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन. इतनी बात तो पता होती है जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पे बात करते हैं. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो. द क्वेश्चन इज फ्रॉम द गांधीयन एरा, एंड अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट. ये मॉडर्न हिस्ट्री से फिर से एक और सवाल आपको मिलता है. क्या है, who among the following was called by गांधी जी as his राज्य गुरु in May 1915. अब देखो ये बात हमने बहुत बार पढ़ी है ना, हमने बहुत बार इस पॉइंट को देखा भी है. यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है, मेन बात उस पर आती है. यूपीएससी ने वही सवाल पूछा है, बस थोड़ा सा कान को दूसरी तरफ से पकड़ा है. मैं हमेशा अपनी क्लास में एक ही बात कहता हूं कि यूपीएससी कान पकड़ता है लेकिन कई बार पकड़ने में थोड़ा सा ट्विस्ट करता है ना. तो उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने पूछा दैट राज्य गुरु किसको कहा गया मई 1915 में. राज्य गुरु का मतलब यहाँ पे बेसिकली वो कह रहा है पॉलिटिकल गुरु, और पॉलिटिकल गुरु की अगर बात करते हैं गांधी जी के, तो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, नन अदर देन गोपाल कृष्ण गोखले. गोपाल कृष्ण गोखले वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ
गांधी जी, ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है, बस यहाँ पे पॉलिटिकल गुरु ना कह के क्या कहा गया, राज्य गुरु, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। एंड गांधी जी केम टू इंडिया इन जनवरी 1915 और 9th of January 1915, और उसके बाद मई 1915 में while addressing, while making speeches, he said these words, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी, इनको हम किस नाम से जानते हैं, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। एंड व्हाट अबाउट मिस्टर बाल गंगाधर तिलक, तो इनको हम कहते हैं लोकमान्य तिलक जी, इनको हम लोकमान्य के नाम से जानते हैं। एंड ऑल्सो द फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया। एंड गोपाल कृष्ण गोखले वॉज द वन जिन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को भी बनाया था, ठीक है, तो ये बातें भी याद रखिएगा। It was only the Gopal Krishna Gokhale who sent a letter through Andrews, and he asked Mr. Gandhi to come back to India and fight against the Britishers with the help of Satyagraha and Ahimsa. So that the answer for that question is Gopal Krishna Gokhale. Now let's move to the next one. अगला क्वेश्चन फिर से एक बार क्वेश्चन हमारे कौन से पार्ट से आ जाता है? The question is once again coming from the modern history part. So modern history में ये थर्ड क्वेश्चन हो जाता है out of 20. And what is the question? With reference to the स्वदेशी movement, consider the following statements. Following statements पर बात करने की बात कर रहा है। अब एक बार देखते हैं कि क्या रहा है। So स्वदेशी movement had its genesis in the anti-partition movement, which was started to oppose the British decision to partition Bengal. अब ये बात तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करते हैं तो पार्टीशन ऑफ बंगाल happened in 1905. Lord Curzon declared it, and it happened during the tenure of Minto II. Minto II के समय पर यह हुआ था, और जब ये हो रहा था तो इस बीच में एक मूवमेंट चल रहा था, that was the स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले व्यक्ति कौन थे? दैट वाज सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। अब अगर हम बात करते हैं इस मूवमेंट पे, इस पॉइंट पे, तो ये पहला पॉइंट तो बिल्कुल ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये एक एंटी पार्टीशन मूवमेंट था। बाकी बंगाल का पार्टीशन जो है उसको वापस ले लिया गया था इन 1911 व्हेन जॉर्ज फिफ्थ केम टू इंडिया इन द थर्ड दिल्ली दरबार। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है औरबिंदो घोष वाज इन फेवर ऑफ एक्सटेंडिंग द मूवमेंट। अब देखो यूपीएससी यहां पे फिर से वही ट्रिक खेल गया। एक स्टेटमेंट उसने ऐसा दिया जो जनरली 99% लोग जो है बिल्कुल यही सोच रहे होंगे कि यार ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जैसे ही सेकंड स्टेटमेंट पढ़ा होगा तो थोड़ा सा उनको लगा होगा कि यार यहाँ पे अब थोड़ी सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात इसलिए है क्योंकि औरबिंदो घोष जी की बात हो रही है। हम जनरली यहाँ पे बात करते हैं एस एन बैनर्जी की, जिन्होंने इस मूवमेंट को शुरू किया। हम ज्यादातर बात करते हैं यहाँ पे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने 1906 के कैलकाटा सेशन में स्वराज की बात करी। लेकिन औरबिंदो घोष अचानक से आ गए। अचानक से नहीं आए, एक्चुअली में औरबिंदो घोष जो है एक पॉइंट तक नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में या फिर जो है रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करते रहे थे बिफोर ही बिकेम अ स्पिरिचुअल गुरु। सो औरबिंदो घोष जी की अगर बात करें, सो ही वाज इन द फेवर ऑफ एक्सटेंडिंग द मूवमेंट टू द रेस्ट ऑफ इंडिया and carrying it beyond the program of just Swadeshi and boycott to a full-fledged political mass struggle. So ये statement भी बिल्कुल ठीक है, तो answer of this question will be both 1 and 2. इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक बात और सुनिएगा जरा मेरी। यहाँ पे बात जो आती है वो ये भी है कि ये जो आपका बंगाल मूवमेंट था या जो स्वदेशी मूवमेंट था, इसमें हम बात करें तो याद रखिएगा ये पहला मास मूवमेंट नहीं था। ये पहला मास मूवमेंट नहीं था। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हो दैट इट वाज द फर्स्ट मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन इंडिया और एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, बट नॉट द फर्स्ट मास मूवमेंट। द फर्स्ट मास मूवमेंट वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दैट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी इन द ईयर 1920। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द थर्ड ऑप्शन, दैट इज बोथ 1 and 2. नेक्स्ट वन. Okay, what it is asking you now, this question is coming from the ancient history part, and in ancient history part it is coming from the art and culture. Art and culture का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हम हमेशा जब भी बात करते हैं तो हम मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की बात पर ज्यादा जोर देते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर, व्हाट वी गॉट हियर। आर्ट एंड कल्चर से एक बहुत अच्छा सवाल किस पर? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है इसको किसने लिखवाया?
it was basically edited by Rudradaman. Rudradaman इसको लिखवा रहे हैं, and Rudradaman was the king from the Saka rulers. ये Saka rulers से आते हैं. बट उसने केवल ये नहीं पूछा, उसने यहाँ पे ये नहीं पूछा कि सुदर्शन लेक को रेनोवेट किया गया, उसने इन डेप्थ चीजें पूछी हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर, एंड फॉर द नेक्स्ट टाइम प्लीज रिमेंबर, जितने भी फेमस इंस्क्रिप्शंस हैं, आइदर इट इज द इंस्क्रिप्शन ऑफ जूनागढ़, आइदर द इंस्क्रिप्शन ऑफ द हर्षवर्धन, आइदर द इंस्क्रिप्शन ऑफ द अहोल, आइदर द इंस्क्रिप्शन ऑफ द प्रयाग प्रशस्ति और द मेहरौली पिलर, इन इंस्क्रिप्शंस को हम अगर थोड़ा डिटेल में पढ़ें, सो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस इन द अपकमिंग एग्जाम्स. ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे बात करते हैं जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की, तो क्या कह रहा है? कह रहा है द स्क्रिप्ट ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन इज खरोस्ती एंड द लैंग्वेज इज प्राकृत. ओके, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो मुझे ये पता चलता है कि स्क्रिप्ट ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन इज खरोस्ती एंड द लैंग्वेज इज प्राकृत. अच्छा, ये मेरे से पूछ क्या रहा है? ये मेरे से पूछ रहा है करेक्ट वन, कि यहाँ पे करेक्ट कौन सा है. तो अगर आप देखोगे तो ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे प्राकृत की जगह संस्कृत का बेसिकली यहाँ पे यूज किया गया है. ठीक है, यहाँ पे किसका यूज किया गया है? संस्कृत का यहाँ पे यूज किया गया है. दूसरा अगर बात करते हैं तो इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स द रिस्टोरेशन ऑफ अ रिजर्वायर कॉल्ड द सुदर्शन लेक, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है. इट इज एन अनडेटेड इंस्क्रिप्शन, ये बिल्कुल गलत बात है. क्यों? क्योंकि रुद्रदमन जो है सक रूलर है और इन्होंने इस इंस्क्रिप्शन को जब लिखवाया तो इसका टाइम लाइन भी यहाँ पे दिया गया है. सो बेसिकली द पॉइंट इज दैट ये अनडेटेड इंस्क्रिप्शन नहीं है. द ओनली स्टेटमेंट दैट इज करेक्ट इज 2. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2 ओनली, दैट इज द बी ऑप्शन. इसको याद रखिएगा. सुदर्शन लेक का रेनोवेशन जो है पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कराया था, एंड आफ्टर दैट इस इंस्क्रिप्शन में सुदर्शन लेक का जो बात की गई है, जो गुजरात में पाया जाता है, उसका दोबारा रेनोवेशन किसने कराया था? सो दैट वाज रुद्रदमन फर्स्ट. ठीक है, तो इनको याद रखिएगा. सो दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर, मॉडरेट क्वेश्चन, डूएबल क्वेश्चन इट वाज. ओके, नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? अगेन particular question from the ancient history, art and culture. So Bower in manuscript is known for being a valuable source in which one of the following subjects in ancient India. Now, another thing, manuscripts also become very important. So it is our duty that we should remember some very important manuscripts कि उसमें किस किस बारे में बात की गई है. Just like when we are talking about the Charak Samhita. So Charak Samhita जो है वो medicine से related है. If we talk about the Leelavati of Bhaskaracharya, so it is basically talking about the mathematics. If we talk about the Aryabhat, so he will be talking about the mathematics. If we are talking about Meghdutam, so it is a novel. So it is a very important thing that we should remember that which particular department these books are talking about. Okay, so if we are talking about the Bower manuscript is related to the medicine. Please remember that. It is a very important question and very good question to answer. And Bower manuscript is related to the medicine, just like the Charak Samhita that was written by Charak, and just like the other particular people who influenced Ayurveda, like the Patanjali, like the Dhanvantri, and the other one. Bower manuscript is also related to the medicine, that is especially to the Ayurveda. Okay, remember that. The answer for this question is medicine. Okay, next one. Who among the following was the only Indian member to be present when the vernacular press bill came up before the Legislative Council? Whenever I talked about the viceroys and the governor generals, I always talked about that we should learn about the important bills and important policies that were implemented by them. Here the question is from the vernacular press bill. Vernacular press bill is a particular bill that is a very famous controversy, and it was started by Lytton, and it was started in the year 1878. It was taken back during the time of Ripon in the year 1882. So all these 5 years, all these 4 years, this particular controversy was a very famous controversy. Under this, the local newspapers were restricted that they cannot put anything into the newspapers against the company, against the British government. So basically this was the thing of the Vernacular Press Act. Vernacular Press Act was also known as the Gagging Act. Okay, so
अब देखो सवाल क्या है, सवाल उसने ये नहीं पूछा कि लिटन के समय आया या रिपन के समय आया, सवाल कितना अच्छा पूछा है वो देखो। उन्होंने पूछा दैट वर्नाकुलर प्रेस बिल केम अप बिफोर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहां पे क्या था कि वाइसरॉय जो था, वाइसरॉय के नीचे दो तरह की काउंसिल्स होती थी, एक होती थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक होती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये आपके 1862 के काउंसिल एक्ट में बनाई गई थी, बट अप टू टिल 1892 यहां पे इलेक्शंस की शुरुआत ही नहीं हुई। टिल 1892 यहां पे जो भी इंडियन मेंबर्स होते थे उन इंडियन मेंबर्स को केवल वाइसरॉय क्या करता था, नॉमिनेट करता था और उनको यहां पे रखता था। सो ऑब्वियस बात है जब एक नॉमिनेटेड कैंडिडेट है सो आप समझ सकते हो कि वो व्यक्ति ज्यादा तो बोलेगा नहीं बिल के खिलाफ, क्योंकि सरकार के द्वारा ही लाया गया और उसी सरकार ने उनको नॉमिनेट किया है। तो यहां पे कहानी ये है कि जो उस समय वाइसरॉय थे उन्होंने किसको यहां पे रखा हुआ था, कौन उस समय इकलौते इंडियन मेंबर थे जो इस समय पर मौजूद थे। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ज्योतेंद्र मोहन टैगोर। ज्योतेंद्र मोहन टैगोर वाज द आंसर। और यहां पे ये क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था मॉडर्न हिस्ट्री का। प्लीज डू रिमेंबर दिस वन। ये क्वेश्चन आगे भी कई बार आपको शायद मिल सकता है एंड इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि हम जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में थोड़ा अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ें, ठीक है। तो याद रखिएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कंट्रोवर्सी में ये भी एक पॉइंट हमें याद करना होता है कि ज्योतेंद्र मोहन टैगोर वाज द पर्सन जिनका यहाँ पे समय था चल रहा था, जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हुआ करते थे। ओके, नेक्स्ट वन। Again, the question is coming from the art and culture part, and from this side, the question has been asked from the Rani Gumfa cave. रानी गुम्फा या रानी गुफा हम इसको कह सकते हैं। एक्चुअली में रानी गुम्फा cave is a very famous cave, just like the Ajanta and Ellora caves from Maharashtra. We have a very famous cave of Rani Gumfa in Odisha. जब हम उड़ीसा में रानी गुम्फा की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ बातें की गई हैं, जैसे कि Rani Gumfa cave is a plain and contains no murals and sculptures. This is a totally wrong thing. आप जब भी कभी किसी केव को विजिट करोगे तो क्या वहां पे ऐसा होगा कि अगर वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से संबंधित या पर्टिकुलर किसी एम्पायर से संबंधित रही है तो वहां पर आपको कल्चर और म्यूरल्स जरूर आपको लिखे हुए दिखेंगे। सो द पॉइंट इज, फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Rani Gumfa cave is a two-storied structure. This is quite correct. Though there is a point here, इसको historians two story मानते नहीं हैं, but if you take a look of this Rani Gumfa cave, you will have a particular vision that on one particular base there is another base and that particular base consists of pillars. So basically this statement is correct. The third one, it is saying that the Rani Gumfa cave consists of an oval courtyard. जी नहीं, it consists of a rectangular one. It consists of a rectangular one. So according to that, the first statement is incorrect, the third one is incorrect, only the second one is correct. So if I go according to that, the question it is asking me the correct one, so the answer for this question will be B. The only relief you have in this paper that in most of the questions they were asking the correct statement and not the incorrect one. Okay, but for the future always remember that what it is asking you. Okay, now let's move to the next one and let's see what question we have. Okay, next question is coming from the Mesolithic site. That means it is asking you the question again from the ancient history part, and in ancient history the question is coming from the human history. That means it is asking you the question from the Mesolithic age, Mesolithic era. The Mesolithic site of Bagor or Bagor is one of the most well documented site it is located in. It is quite a good question. If you have a knowledge of all the major sites of Paleolithic, Mesolithic and Neolithic era, you can answer this conveniently. But right now the question they are asking you about a particular site, that is Bagor, and do remember that this site is not related to the Indus Valley civilization. We know a lot about that, but this time they ask the question from the Mesolithic. Please remember that in this particular question, if we talk about, the answer for this question is the Rajasthan. Bagor, it is in Rajasthan. In Rajasthan, which other sites of Indus Valley you will find? You will find the particular site that is called the Kalibanga. The Kalibanga site is in Rajasthan,
and it is the site of Neolithic era, or I can say the Indus Valley civilization. Okay, is my point clear? Haryana has also lot of sites of the Indus Valley. Punjab has also Ropar, but this time they asked about the Mesolithic. The answer is Begor, that is in Rajasthan. Okay, let's move to the next one. Okay, next question is from the ancient history part. Particularly in this paper, इस पेपर में हमने ये देखा कि थोड़ा एंशियंट का जो प्रेशर है वो मॉडर्न पर इस बार थोड़ा भारी रहा. मॉडर्न से क्वेश्चंस कंपैरेटिवली एंशियंट से कम है. दो मॉडर्न के क्वेश्चंस अगर मैं कहूं तो कंपैरेटिवली डुएबल है. एंशियंट के क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगे होंगे, नो डाउट, बट फॉर यू इट इज डिफिकल्ट, फॉर एवरीवन इट इज डिफिकल्ट. सो ज्यादा चिंता करने की, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आपने अगर बेहतर किया है, आपका स्कोर अगर 40-45 तक भी आ रहा है, बहुत अच्छा. आपने बाकी क्वेश्चंस को अच्छे से किया हो, बहुत अच्छा. ऑलवेज रिमेंबर, अगर क्वेश्चंस डिफिकल्ट लग रहे हैं, प्लीज डोंट गो फॉर ट्रिक, है ना. जस्ट काइंड ऑफ चूज आउट ऑफ 4-1, है ना. तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें समझदारी से चलना चाहिए. फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं. एक्सटेंसिव पीट ड्वेलिंग्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एट द 2 नियोलिथिक साइट. तो पीट ड्वेलिंग की बात होती है तो ये जो सिस्टम है एक्चुअली में ये बहुत फेमस है आज भी जम्मू एंड कश्मीर. और जम्मू कश्मीर में केवल ऐसा नहीं है कि इंडस वैली की साइट हमें मिलती है, दैट इज द मांड, और भी साइट्स हमें मिलती हैं. सो द पर्टिकुलर एरिया वेयर यू कैन फाइंड द पिट ड्वेलिंग इज द बुरजाहोम एंड गुफक्राल. तो बुरजाहोम और गुफक्राल वाज द एरिया जहां पे हमें ये साइट्स देखने को मिल जाती हैं. अच्छा, हिस्ट्री का एक पैटर्न और यहाँ पे हमें दिखाई देता है क्या, कि जब भी कोई जगह बहुत ज्यादा न्यूज में होती है तो वहां से कई बार सवाल जो हैं हिस्ट्री में पूछ लिए जाते हैं. सो इट इज अवर ऑब्जेक्टिव दैट अगर कोई जगह जो है वो न्यूज में चल रही है तो उस जगह का थोड़ा सा हिस्ट्री हम जरूर अपना कवर अप करते चलें. फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बुरजोहम एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द गुफक्राल. सो डू रिमेंबर दैट. ओके, next one. What is the next one? The Chalcolithic Ahar culture has been identified in which of the following river? So the question is about the Chalcolithic age. Again the question is coming from the ancient history. Chalcolithic Ahar culture, and particularly this culture, this particular type of system was related to the system of the Banas and the Berach river system. Banas basically is the tributary of Chambal, and Berach basically is the part of this river system. And do remember that particularly for this question the answer is C. So you can understand that this time they basically ignored a lot from the Indus Valley civilization and they focused from the different sites of the different particular eras in particularly India from the Neolithic and Mesolithic age, but they have not asked much questions from the Indus Valley part. Let's move to the next one. The answer for this one is the C. Okay, next one. Next question is again देखो from the Neolithic site. Which one of the following is a Neolithic site? So Bhimbetka, we have learned lot about Bhimbetka, but Bhimbetka we all know is a Paleolithic age site, and also the same goes for the Adamgarh and the Birbhanpur. The answer for this question is the Utnur. Utnur is basically a Neolithic site, but once again you can see that they have not asked about the Indus Valley, they have asked other sites of this particular time period. So do remember that Utnur is a particular civilization that is from the Neolithic age, and Neolithic age is basically that age that is related to the new type of stones weapons that were developed, that were polished and that were used during this particular type of civilization. If I talk about the other civilization of the Neolithic age, so the point could be about is the Indus Valley civilization, and apart from that the early Neolithic civilization before Indus Valley civilization was the Mehergarh civilization. So do remember that as well. So answer for this question is the B option, that is Utnur. Okay, next one. In this particular question we have particularly that during the period of 100 BCE
200 CE. Valuable evidence of India's maritime trade links has been identified from which of the following sites on the Coromandel coast? So again the question is coming from the ancient history part, but now they are very much basically interested in the maritime thing. So we prepared ourselves for the question coming from the maritime, but we prepared us for the Hormuz Strait, but they asked the question from the ancient maritime trade, and the answer for this question is basically the Arika Medu. Arika Medu is that site in the Coromandel coast. Coromandel coast is where? This is the southern part of India, and in this southern part of India, this particular area is the Coromandel coast, and in Coromandel coast we have a very famous port, very famous trade ring, that is called the Arika Medu. So the answer for this question, do remember, is the Arika Medu, that is the A option. Okay. Okay, now next one. Okay, this question, have a look at this question. देखो जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के कर रहे होते हैं ना, खासतौर से यूपीएससी में, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि बाकी सारे क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हैं, और थोड़ा सा यूपीएससी अपने पैटर्न के तहत चलते हुए क्या करता है कि जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उनको भी हल्का सा ट्विस्ट करके थोड़ा डिफिकल्ट कर देता है. कैसे? देखो, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से क्वेश्चन है. क्या कह रहा है? द गुप्ता किंग्स assumed द इंपीरियल टाइटल सच एज द महाराजा धिराज, द परम भट्टाराका एंड द परमेश्वरा. बट डू रिमेंबर that when we are talking about this particular question, तो यहां पे हमें पता चलता है कि महाराजा धिराज यूज हुआ, परमेश्वरा भी यूज हुआ, बट दिस पर्टिकुलर टाइटल द परम भट्टाराका, वी हैव नॉट सीन दिस टाइटल इन एनी पर्टिकुलर किंग. किसी भी राजा के नाम पे हमने ये वाला टाइटल जो है यहाँ पे यूज होते हुए नहीं देखा है. तो पहला जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है. The Gupta kings also connected themselves with the gods through the epithets such as Param Devata and Param Bhagavata. ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, because this was the time जब राजा को एक बहुत हद तक क्या समझा जाता था? एक शैडो समझा जाता था गॉड की. ये चीज या ये ट्रेंड जो है आगे हम मेडिवल हिस्ट्री में भी फॉलो होते हुए देखते हैं, जब मेडिवल हिस्ट्री के किंग्स खुद को जिल्ले इलाही जैसे टाइटल्स देते हैं. ठीक है, सो सेम गोज फॉर देम. और यहां पे जब ये बात आती है तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द बी, दैट इज द 2 only. So do remember the answer for this one. Answer is 2 only. If you have done this one, that is very good. बहुत अच्छी आपने अपनी नॉलेज को यूज किया, बिकॉज दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे हमें नॉलेज को ही यूज करना था. हमें केवल ये देखना था कि नॉलेज तो हमें है, बट हमें उस नॉलेज पे विश्वास कितना है, उससे ये क्वेश्चन हो सकता था. Now here you can see the question is coming from the medieval history part. The medieval history has a question here, and the question is about the book called Rehla. And ये मतलब मैं क्या कहूँ कि मतलब ये एक ऐसी बुक है जो जब भी आप कभी भी हिस्ट्री की क्लास में आप रहोगे और मेरे साथ आप पढ़े होंगे, तो मैंने बहुत बार जब भी मैंने मेडिवल हिस्ट्री की बात करी, मैंने हमेशा ये कहा कि हिस्टोरियंस, स्कॉलर्स, ट्रैवलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द क्वेश्चन इज हियर. और इस बार जो क्वेश्चन है ये मैं साफ कह सकता हूं, इट इज एन इजी क्वेश्चन. ये एक ऐसा क्वेश्चन था, आपको करना ही चाहिए था. आप अगर इस क्वेश्चन को भी छोड़ के आए हो तो यार आपने फिर थोड़ा सा आपको जरूरत है सोचने की. रहला की बात करते हैं. रहला वॉज द बुक दैट वॉज रिटन बाय इब्न बतूता. दैट इज द आंसर, इब्न बतूता. एंड इब्न बतूता, इफ वी टॉक अबाउट हिम, ही वॉज अ मोरक्कन ट्रेवलर. ये एक मोरक्कन ट्रेवलर है, एंड ही केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे आए थे. अगर बाकी सब की बात करें, जैसे बर्नियर की बात करें, सो ही केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल्स. और अल बरूनी की बात करते हैं तो अल बरूनी केम अलोंग विद द गजनी, एंड ही रॉट द बुक पर्टिकुलरली किताबुल हिंद और तहकीके हिंद. ओके, सो डू रिमेंबर दैट. सो पर्टिकुलरली दिस बुक इज क्वाइट सिंपल वन, एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इब्न बतूता. Okay, next one. Now the question is coming again from the medieval history part, but this time again UPSC tricked all of us, but this time they did not ask any question from the Pallavas, from the Palas, Rashtrakutas, Gurjar Pratihars. They did not ask any question from the Delhi Sultanate Mughals. They asked the question from a kingdom
of the South India, and that is particularly from the Karnataka, the new movement in Karnataka, and particularly about a ruler, about a particular empire that is called the Kalachuri rulers. And if we talk about them, so they are asking us that particularly the followers is known as, whose followers they are talking about? The followers of Basavana. So there was a new movement that was started in Karnataka, basically the Bhakti movement they are talking about. And if they are asking about the Basavana, so the followers of Basavana, basically, do remember that the followers of Basavana was known as Viraz Haivaz. Viraz Haivaz was the name, and these are the followers of the Basavana. So if we have talked about Bhakti movement पे जब हम बात करते हैं तो कई बार ये क्वेश्चन हमसे रह जाते हैं या पूछ लिया जाता है. So it is very important for us for the next time that we should take care about the Bhakti movement, and this time the Sufi movements have not been asked, but who knows that in the next paper they will ask the question from the Sufi movement. So it is our duty that we should learn from the Bhakti movement and the Sufi movement. Okay. Okay. Next one. Now the question is coming from the world history. World history, this time they asked the question. लेकिन मैं ये कहूंगा कि क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट्स थे, अगर आप केवल स्टेटमेंट्स को भी ध्यान देते तो भी मेरे हिसाब से आप आराम से क्वेश्चन कर सकते थे. कैसे? कह रहा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है, दैट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सॉ द रिप्लेसमेंट ऑफ द हैंडीक्राफ्ट्स बाय द पावर ड्रिवन मशीनरी. भाई इसी को तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं, और क्या होता है भाई. अगर आपने नहीं भी पढ़ी वर्ल्ड हिस्ट्री तब भी आप समझ सकते हो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, कि जब हैंडीक्राफ्ट से हम मशीनरीज पर आ गए उसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा गया. तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. नाउ द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज बिकेम डिपेंडेंट अपॉन अदर कंट्रीज फॉर द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल नेसेसरी फॉर देयर इंडस्ट्रीज. और ये इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री कौन सी थी? ये वही कंट्रीज थी जिनको हम इंपीरियलिस्टिक कंट्रीज कहते हैं, क्योंकि यहीं पे इंडस्ट्रियलिज्म का जन्म हो रहा था और यहीं की इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए जो रॉ मटेरियल था या तो उनके पास खुद था, या फिर वो रॉ मटेरियल कहां से आता था? कॉलोनीज से आता था. फोर्स लेबर कहां से आता था? कॉलोनीज से आता था. तो द सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. थर्ड कह रहा है द लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ मशीनरी इन फैक्ट्रीज. तो तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है. आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. We must have done this question in the exam. The answer for this question is the D option, that is the first, second and third. भाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पर्पज ही क्या होगा कि अगर अभी तक हम स्मॉल स्केल पर प्रोडक्शन कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, अगर हम मशीन लेकर आ गए हैं तो मशीन के बेसिस पर तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होना चाहिए. आप अगर कोई इंडस्ट्री लगाओगे आपका पर्पज भी यही रहेगा. सो दैट इज व्हाई द आंसर इज 1, 2 and 3. After that, here is another question, and the question is coming from once again from the ancient history and from the Ashokan inscriptions. They are asking the question. The question is about the particular inscriptions, that is the Jawgada, the Bahapur and the Rajula Mandagri, and they are asking if these particular inscriptions are found in these states or the union territories like the Karnataka, the New Delhi and the Andhra Pradesh. So if they particularly asking you about that which particular place is found in which particular area, so do remember that in this question this second one is correct, this third one is correct, this first one is incorrect, as the Jawgada, this particular place is not found in Karnataka but it is basically found in the regions of the Andhra Pradesh. So the answer for this question will be D option, that is 2 and 3 only. So again UPSC tricked us. This time they did not ask about that which particular inscription is telling about what. They asked us that which particular inscription is found in which particular state. It is their very humbleness that they have not asked us the city, but they have asked us the state or the union territory. So do remember the second and third one is correct, the first one is incorrect. Okay, so answer is D option. Okay, another very good question. Now the question is coming from the terminology part, and it is asking the question from the ancient India, and the point where they have basically focused is the Indo-Roman trade. So Indo-Roman trade, the term aurei was used for. So aurei basically was used for the term that is called the coins. So coins were basically known as the aurei, and
the Roman trade was basically flourished during the time of Kushan Empire and during the time of Gupta Empire as well. Though we have trade relations earlier also, but why I said that it flourished during the time of the Kushans and the Guptas, because we can see in history that it was during the time of Kushans the large number of gold coins were implemented or introduced in India by Bim Kadphiz, though the first gold coins were introduced by Indo-Greeks in India. So I can say that this question is quite a good one, the moderate to high level question. But if we have learned about the Indo-Roman trade, so we must have heard about this word. So ore basically means the coins. So answer is D option, that is coin. Okay, next one. The next one is the Basaholi. Basaholi, a bold and intense style of miniature painting, is associated with which one of the following regions of India? So now they are asking about the question again from the art and culture, and this time they are asking the question from the paintings. So paintings become a very important point. So when we are talking about the paintings, so Basaholi is a basically type of a painting or a type of a technique of painting that is basically used in the areas like the Chamba Valley, the Mandi Valley and all that. So according to that, the answer for this question will be Himachal Pradesh. Do remember that answer for this question is Himachal Pradesh. That Basaholi is the paintings, the type of technique that is basically very famous, miniature painting. Miniature paintings are, जैसे आपने कभी अगर अकबरनामा के कुछ पेजेस अगर देखे हो तो उसमें पेंटिंग्स बनती थी, तो पेंटिंग्स में ना बहुत ही छोटे कैरेक्टर्स बनाए जाते थे जो कि एक तरह से सिंबॉलिक चीजें दिखा रहे होते थे कि उस समय की पेंटिंग जब बनाई जा रही है तो उसमें क्या क्या दिखाया जा रहा है. तो एक ही एरिया को एक छोटे पेपर पे दिखाने के लिए मिनिएचर पेंटिंग्स बनाते थे. सो बेसिकली बासोहली इज अ पेंटिंग दैट इज फेमस फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश. ओके, रिमेंबर दैट. नाउ अ वेरी important and doable question, again one doable question from this history section is this one. जब भी हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एंशियंट हिस्ट्री में हम 16 महाजनपद पे बात करते हैं, एंड व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द 16 महाजनपद तब हम ये देखते हैं कि उसमें से एक महाजनपद जो है उसको कहते हैं मगध. और वही सवाल यहाँ पे पूछा गया है, वो कह रहा है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वाज और वर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ द मगध as the most powerful महाजनपद during the 6th century BCE. तो बहुत ही सिंपल सी बात है, मगध एम्पायर कौन सा एरिया है? बिहार बंगाल का रीजन है, और बिहार बंगाल का रीजन है तो पर्टिकुलरली फेमस है सबसे पहले आयरन ओर के लिए यानी रिसोर्सेज के लिए, दूसरा फेमस है एलिफेंट्स के लिए, तीसरा फेमस है रिवर्स के लिए, और अगर उसके अलावा बात करते हैं तो अगर रिवर्स हैं तो बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर होगा. भाई एक पर्टिकुलर एम्पायर को बड़ा होने के लिए क्या चाहिए? इकोनॉमी, और इकोनॉमी किन चीजों से आएगी? उस समय के जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उस समय की जो आर्मी का सबसे बड़ा पावर सोर्स है, उस समय की सबसे बड़ी जो मिनरल्स है. जैसे आज के टाइम पे अगर बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऑयल. उस समय पे क्या होता था? आयरन. तो वही सब चीजें हैं. यहाँ पे देख सकते हो रीजन ऑफ प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, एक्सेसिबिलिटी टू आयरन माइंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट्स इन द रीजन. अगर यहाँ पे एक और ऑप्शन होता रिवर्स तो वो भी आप आंसर कर सकते थे. फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, दैट इज 1, 2 एंड 3. सो आई होप बेसिकली अप टू दिस क्वेश्चन ऑल द थिंग्स आर रियली क्लियर. एंड यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो सीडीएस में एंड होता है. एंड आई होप यू फाउंड लॉट ऑफ योर क्वेश्चंस करेक्ट. इफ नॉट, कोई बात नहीं, आप एक बार टोटल कीजिए, मुझे लगता है आपने क्लियर किया होगा. अगर आपका स्कोर कम है, फॉर द नेक्स्ट टाइम वी आर बेसिकली विद यू एंड वी विल क्लियर इट टुगेदर. मैं चलता हूं, मिलता हूं आपसे अगले सेशन में. तब तक के लिए अपना बेस्ट कीजिए एंड जय हिंद गाइस.